हैदराबाद हाउस के लिए जब निकले हैं नवाज शरीफ, ये उस वक्त की तस्वीरें होटल से जब निकले हैं नवाज शरीफ, मोबाइल फोन से खींची गई ये तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं नवाज शरीफ के साथ उनका डेलीगेशन भी मौजूद है। और नवाज शरीफ, जैसा कि दीपक भी अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि जब जामा मस्जिद पहुंचे हुए थे उस वक्त उनका अटायर दूसरा था, बहुत ही पारंपरिक अटायर में थे, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट कह सकते हैं। ये देखिए पठानी सूट उन्होंने पहना हुआ था, एक जैकेट डाली हुई थी, लेकिन यहां पर निकले हैं फॉर्मल अटायर में है, कोट पैंट और टाई लगाई हुई है। टाई लाल रंग की है, हाँ लाल रंग की टाई उन्होंने पहनी हुई है। कल उनकी टाई जो है वो पर्पल कलर की थी। और कहते हैं कि जब कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष, कई साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि अगर एक तरफ अपना बायां हाथ अगर चेस्ट तक या फिर नीचे अपने पेट तक लेकर के जाए तो उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है, ये साइकोलॉजिस्ट का कहना होता है। और कल जब उतरे हैं जैसे ही नवाज शरीफ, उस वक्त भी ऐसा ही कुछ था। आज देखिए पहले उन्होंने दोनों हाथ बांधे हुए थे, उसके बाद एक हाथ वो अपने पेट की तरफ लेकर के गए, दूसरे हाथ से अभिवादन स्वीकार किया और ये बताने की कोशिश की कि देखिए मेरे बॉडी लैंग्वेज में बहुत पॉजिटिविटी है। कहते हैं कि ऐसे जब डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए, कूटनीतिक बातचीत के लिए आप आगे बढ़ें और आपको यह पता हो कि राह कितनी पथरीली है, तो ऐसे में जेस्चर के जरिए बहुत कुछ कहने की कोशिश की जाती है। हैदराबाद हाउस के लिए होटल से अपने निकल चुके हैं नवाज शरीफ। जिस वक्त होटल से निकले हैं नवाज शरीफ उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें क्या कुछ और इंडिकेट कर रही हैं दीपक? ये तस्वीरें इंडिकेट करती हैं कि नवाज शरीफ को आगे अगले 35 मिनट काफी जद्दोजहद करनी है। उनको कई सारे कठिन सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। कई सारे कठिन सवाल वो नरेंद्र मोदी से करेंगे। जाहिर सी बात है कई बड़ी उम्मीदों का बोझ लेकर जा रहे हैं, कई टन बोझ वो अपने सर पर लेकर जा रहे हैं और उतना ही बोझ नरेंद्र मोदी के सर पर होगा, क्योंकि दोनों देशों की रिलेशनशिप इतनी। और ये हैदराबाद हाउस की तस्वीर है, ये हैदराबाद हाउस की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं अब, और ये सीधी तस्वीर है हैदराबाद हाउस की। हम देख सकते हैं एमईए के ऑफिशियल्स घूमते हुए वहां पर। हलचल तेज हो चुकी है हैदराबाद हाउस के अंदर। इंतजार हो रहा है, कुछ ही पलों की बात है, नवाज शरीफ वहां पहुंचेंगे। और ये सीधी तस्वीर है हैदराबाद हाउस की। हम देख सकते हैं एमईए के ऑफिशियल्स घूमते हुए वहां पर। हलचल तेज हो चुकी है हैदराबाद हाउस के अंदर। इंतजार हो रहा है, कुछ ही पलों की बात है, नवाज शरीफ वहां पहुंचेंगे और एक हैंडशेक ऐसा होगा जो ऐतिहासिक होगा, अपने आप में इतिहास रचेगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की एक नई शुरुआत अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो दक्षेश में काठमांडू में अचानक परवेज मुशर्रफ ने वाजपेयी जी से हाथ मिला लिया था, जी हाँ, और पूरी दुनिया के अखबारों में वो फर्स्ट पेज पर छप गया। जी हाँ, और वो बड़ी बात ये थी कि वाजपेयी जी हाथ मिलाना नहीं चाहते थे। उस दक्षेश की बैठक के अंदर मैं मौजूद था और मैंने देखा था कि किस तरह से परवेज मुशर्रफ तपाक से आए और तपाक से उन्होंने हाथ उनसे मिला लिया और वाजपेयी जी को खड़ा होकर मिलाना पड़ा था। वो मैं ठीक है, लेकिन यहाँ पर 12 साल हो गए उसके, ठीक 12 साल हो गए हैं। 2 जनवरी की बात है, 2 जनवरी 2001। और वो अचानक हुआ, पर ये अचानक नहीं है। ये अचानक नहीं है, ये पूरा का पूरा प्लान्ड है। जी बिल्कुल। तो दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर और नवाज शरीफ का इंतजार किया जा रहा है। इन सभी की बॉडी लैंग्वेज देख करके आप समझ सकते हैं, बाईं तरफ सबकी नजरें हैं। सभी को ये इंतजार है कि नवाज शरीफ और उनका डेलीगेशन कब तक पहुंच रहा है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में नरेंद्र मोदी निकलेंगे, नरेंद्र मोदी हैंडशेक करेंगे, हाथ मिलाएंगे, उसके बाद नवाज शरीफ को अंदर लेकर के जाएंगे। 35 मिनट तक बातचीत चलेगी। जाहिर सी बात है इस बातचीत से पहले बहुत कुछ जहन में चल रहा होगा नवाज शरीफ के, बहुत कुछ जहन में चल रहा होगा, समय बढ़ भी सकता है, बहुत कुछ चल रहा होगा नरेंद्र मोदी के जहन में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिशियल हैं वो इंतजार कर रहे हैं नवाज शरीफ के डेलीगेशन का। एक बार हम शीतल राजपूत के पास में चल सकते हैं। शीतल, हैदराबाद हाउस कितनी देर में पहुंचने वाले हैं नवाज शरीफ? पहुंच गए। शीतल आप सुन पा रही मुझे? चलिए, शीतल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो अपने होटल से निकले नवाज शरीफ, ये उस वक्त की तस्वीर है, और हैदराबाद हाउस जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। आधे घंटे से भी ज्यादा की यह मुलाकात चलनी है। नवाज शरीफ की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में कहां से शुरुआत होगी? होटल से निकले हैं नवाज शरीफ और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर है हैदराबाद हाउस की जहां पर नवाज शरीफ पहुंचने वाले हैं। जैसे ही पहुंचेंगे, ये लाइव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं वहां के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो अपने कॉर्डलेस के जरिए
ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां तक नवाज शरीफ का काफिला पहुंचा हुआ है। नवाज शरीफ के डेलीगेशन में हालांकि उनके जो सलाहकार हैं सरताज अजीज, पहले जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, सरताज अजीज उनके साथ में होंगे। उनके साथ में पूरा एक डेलीगेशन आया हुआ है और कुछ हलचल दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इंतजार किया जा रहा है नवाज शरीफ का। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, होटल से निकले हैं अपने डेलीगेशन के साथ में और नवाज शरीफ ने दाएं बाएं देख करके वहां पर जो मौजूद लोग थे उनका अभिवादन किया, अपना हाथ उठाया और हाथ उठा करके एक मुस्कुराहट भी दी। इस मुस्कुराहट के जरिए, जैसा कि कल भी जब हिंदुस्तान वो आए लाहौर में, वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा था कि अमन का पैगाम लेकर के जा रहा हूं। दरअसल नवाज शरीफ को भी ये पता है। अवधेश जी, नवाज शरीफ अब देखिए, अब कुछ ही क्षणों में नवाज शरीफ यहां पर आएंगे, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो ये बता रही है कि नवाज शरीफ लगभग यहां पहुंच चुके हैं। लेकिन सारे नेता वहां से अमन का पैगाम ही लेके आते हैं। और अमन के पैगाम के बाद क्या होता है? पैगाम के बाद क्या होता है? नहीं, अभी राशिद ने पूछा ना कांटे क्या निकलेंगे। देखो, ऐसा है कि इतने कांटे हैं और एक कांटा आप निकालते हो तो फिर नया कांटा भी उसमें से आ जाता है। लेकिन इस समय की जो बातचीत है ना, मेरा लगता है कि भारत की ओर से 5 बिंदु उसमें उठाया जा सकता है। एक तो मुंबई हमलों के मुकदमों की प्रगति, वो लिस्ट में है। दूसरा यह है कि भाई जो अफगानिस्तान के में भारतीयों पर हमले और उसको जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो हामिद करजई ने कहा है कि हमारे पास वेस्टर्न इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है और निश्चित रूप से रखेंगे। तीसरा, जो हिंदू सिखों का पलायन भारत में बड़ा मुद्दा है, जो अभी भी आके भारत में रह रहे हैं, वो भी उठाया जाएगा। और लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। पिछले साल 119 बार हुआ है, पिछले हफ्ते में सेना ने कहा कि 6 बार उल्लंघन हुआ है, वो होगा। और कैदियों की निर्मम हत्या हुई है, केवल एक हेमराज नहीं, ये नहीं हो। तो मेरे हिसाब से ये 5 तो निश्चित रूप से भारत की ओर जो अभी मेरी समझ में आ रही है, ये मुद्दे वहां उठाए जाएंगे और नवाज शरीफ को जवाब देना होगा। लेकिन दीपक जी जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ भी ऐसे कुछ प्रश्न करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनके पास समझौता एक्सप्रेस हमले के अलावा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कि वो हमारे सामने उठा सके। नहीं, वो उठा सकते हैं, बलूचिस्तान का मसला उठा सकते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भारत कर रहा है वो उठा सकते हैं। इतने कठिन मसले शायद अभी टेबल पे कुछ जरूर आए, पर बातचीत क्योंकि भाईचारे का एक माहौल है, तो लगता है कि ये मुद्दे कुछ जरूर आएंगे, पर कल से बात हो रही है, पेशगी नहीं हो। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं एडवाइजर से बात हो रही है, बात ये हो रही है कि ये ट्रैक 2 पे चलाया जाए मामला या कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस को आगे लिया जाए। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब भी 2 राष्ट्राध्यक्षों की बात होती है, उससे पहले विदेश सचिव के स्तर पर, सलाहकारों के स्तर पर, ट्रैक 2 के स्तर पर पूरी बातचीत हो जाती है। किन किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, किन किन मुद्दों पर बातचीत नहीं होनी है, किन मुद्दों पर समझौता होना है, किन मुद्दों पर समझौता नहीं होना है, किन मुद्दों को टेबल पर उठाया जाना है, किन मुद्दों को टेबल पर नहीं उठाया जाना है, ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या लिखा जाना है, ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या नहीं लिखा जाना है। ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर एक मोटे तौर पर सहमति बन जाती है, वरना 35 मिनट के अंदर दोनों नेता मिलकर इतने तमाम जटिल मुद्दों को सुलझा लेंगे, ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए एक खाका तैयार कर लिया जाता है बातचीत के अंदर, और हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ ऐसा ही होता है। अगर भारत और अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई होगी तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि 15 मिनट के अंदर मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश बैठे होंगे और दोनों ने बैठकर वहां पर परमाणु डील को साइन कर लिया होगा। ऐसा उस वक्त भी नहीं हुआ था जब 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ ने ऐतिहासिक समझौता किया था, जिसमें परवेज मुशर्रफ ने यह कहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वो रोक देंगे पूरी तरह से या रोकने की कोशिश करेंगे। उस वक्त भी लंबी डिप्लोमेसी हुई थी और मैं उसका गवाह था जब ब्रजेश मिश्रा बात कर रहे थे उनके काउंटर पार्ट से, और लंबी बातचीत चली थी। और उस लंबी बातचीत के बाद अंततः वो 4 लाइन का स्टेटमेंट आया था। और चूंकि उस वक्त भी ट्रस्ट का डेफिसिट था, उस वक्त भी विचारों का, उस वक्त भी जो भरोसे का संकट था, इसीलिए उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया और सिर्फ 4 लाइन का एक स्टेटमेंट दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ की तरफ से। तो
ये एक्सरसाइज पूरी तरह से हो चुकी होगी पिछले 3-4 दिन के अंदर कि किन मुद्दों पर बात होनी है, किन मुद्दों पर बात नहीं होनी है। इसीलिए इसे कर्टसी कॉल कहा जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ निकलकर इस मुलाकात से जरूर सामने आए। हैदराबाद हाउस की तस्वीरें भी, सरताज अजीज जो आए हैं साथ में, उनकी लगातार बात हो रही है यहाँ के सिक्योरिटी एडवाइजर से। बाकी वो, क्योंकि वो आप देखे होंगे वो जामा मस्जिद में भी साथ नहीं थे, उनकी लगातार बात हो रही है कि केवल एक कटसी कॉल नहीं रहे, कुछ बातें ठोस हो। और उनका एक ही एजेंडा है कि कंपोजिट डायलॉग शुरू हो और भारत अपनी बात, इसलिए ये लगता है कि ये बात नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से रखेंगे। दो तस्वीरें, समझौते कुछ नहीं होंगे। दो तस्वीरें मैं बता दूं, एक तो जिस वक्त होटल से निकले थे नवाज शरीफ, अब से थोड़ी देर पहले, तब की तस्वीर है। हैदराबाद हाउस में उनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिस तरह से फोन पर बात कर रहे हैं, जिस तरह से हलचल बढ़ी है, उनकी जैसी बॉडी लैंग्वेज है, इससे समझ में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ अब से चंद पलों के बाद ही हैदराबाद हाउस में आ सकते हैं। हैदराबाद हाउस बड़ी ऐतिहासिक सी जगह है हैदराबाद हाउस, क्योंकि जो आखिरी निजाम हुआ करते थे, 7वें निजाम ओस्मान अली खान का ये पैलेस हुआ करता था। उसके बाद फिर आजादी के बाद इसे इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। और शीतल राजपूत के पास हम चल सकते हैं, मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर। शीतल, हैदराबाद हाउस कितनी देर में नवाज शरीफ पहुंचने वाले हैं? राशिद, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ और उनका डेलीगेशन जो है वो इस वक्त हैदराबाद हाउस में मौजूद है और भारतीय पक्ष के साथ उनकी बातचीत होने जा रही है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, आप शीतल आप रहिए। ये देख सकता है, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, दोनों के बीच में मुलाकात, दोनों के बीच में हैंडशेक। यह ऐतिहासिक तस्वीर है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जिनके नेहरू जैकेट पर भारत का तिरंगा है, और ये हाथ मिलाना और रिश्तों की गर्मजोशी की शुरुआत करने की एक इच्छा शक्ति नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे से नजरें मिला रहे हैं। हालांकि बीच बीच में नवाज शरीफ अपनी नजरें हटा भी रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की नजरें बिल्कुल टिकी हुई हैं। उसके बाद एस्कॉर्ट किया, अंदर तक एस्कॉर्ट करके ले गए नरेंद्र मोदी। लेकिन इन तस्वीरों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इन तस्वीरों में बॉडी लैंग्वेज देखिए, दोनों की नजरें देखिए, दोनों का हाथ देखिए, जिस तरह से हैंडशेक हुआ है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है दीपक। बिल्कुल, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है। बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि किस तरह से नवाज शरीफ ने हैंडशेक किया, उसके बाद भारत का झंडा पीछे लगा हुआ था। और एक आपने मार्क किया होगा राशिद, आपकी नजरें बड़ी पैनी है कि यहाँ पर अपने कॉलर की कोट पर उन्होंने एक तिरंगा पहना हुआ था। जिस तरह से वो बीजेपी का सिंबल लगाते थे, ठीक उसी तरह से उन्होंने तिरंगा पहना हुआ है। और मुझे लगता है कि अब उनके मंत्रिमंडल के हर सहयोगी इसी तरह से तिरंगा लगा के घूमने लगेंगे। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण इस बॉडी लैंग्वेज के अंदर नजर आती है कि दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वही कुछ दिखाई दे रहा है जो एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के चेहरे पर, एक कॉन्फिडेंट प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। हैंडशेक छोटा था, बहुत लंबा नहीं था, पत्रकारों को बहुत देर तक ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक गर्माहट दिखाई दी, दोनों के बीच एक गर्मजोशी दिखाई दी। और हो सकता है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये गर्मजोशी अंदर टॉक्स के अंदर भी दिखाई दी। नवाज शरीफ, चूंकि मैं बार बार एक चीज देख पा रहा हूं कल से लेकर के आज तक कि उनका बायां हाथ जो है वो कभी पेट तक, कभी चेस्ट तक जाता है। और ऐसा मनोवैज्ञानिकों का ये कहना होता है कि अगर आप दूसरा हाथ जो है अपने चेस्ट तक लेकर के जाते हैं तो आप में थोड़ी नर्वसनेस होती है। दरअसल नवाज शरीफ भी ये जानते हैं कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है वो उन्हें देख रही होगी, ISI उन्हें देख रही होगी, फौज उन्हें देख रही होगी, पूरा एशिया उन्हें देख रहा होगा, दक्षिण एशिया देख रहा होगा, भारत और पाकिस्तान की आवाम उन्हें देख रही होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पहला दिन है, बड़ा दिन है, और भारत के प्रधानमंत्री के लिए यह दिन बहुत ऐतिहासिक है। और ये दिन एनके सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पी बख्शी भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी, आप भी इस चर्चा में आपको भी लेकर के आना चाहूंगा। क्या ये मोमेंट गेम चेंजर है? नहीं, इतिहास जब बढ़ता है आगे तो हर मोमेंट गेम चेंजर होता है। मैनिफेस्ट कितना होता है, बात इसकी है। मैं इसमें एक शेर से शुरू करूंगा। दूर हूं फिर भी बता सकता हूं उनकी बज़्म में क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा अभी। ये बताया जा सकता है कि ये डॉटेड लाइन पे ही होगा, बहुत ज्यादा इससे कुछ मिलना नहीं है। लेकिन ये हिस्ट्री के प्रोग्रेस की बात है, और वहां पे जो कुछ भी होगा कम से कम इतना तो दोनों मिलकर तय करेंगे ही कि जो पेरिफेरल इश्यूज है, पेरिफेरी टू कोर जो डॉक्ट्रिन उन्होंने बनाया था कि पहले पेरिफेरल इश्यूज को ले ले और उसके साथ हम फिर कोर पे आए, कश्मीर इशू पे आए, और ये बड़ा अच्छा एक तरीका था।
तो इस समय मुझे लगता है कि ट्रेड वगैरह को लेके कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, एक ऐसी इकोनॉमी जो 1.86 ट्रिलियन डॉलर की हो, भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से लें, तो नरेंद्र मोदी यही कहना चाहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और वो मुझे लगता है कि ट्रेड में एक बड़ा इजाफा पावर सेक्टर में कर सकते हैं। पाकिस्तान को पावर की जरूरत है, और अगर इस सिलसिले से शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आप जरा गौर कीजिएगा, पंजाब का टेररिज्म हिंदुस्तान से खत्म हो गया, लगता था कि खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान में भी जैसे जैसे कॉन्शियसनेस पब्लिक का बढ़ेगा, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ये चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं, बहुत दिन तक रहती नहीं है। तो उस समय जरूरत पड़ेगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दोस्त हो, और कम से कम टेररिज्म को मिनिमाइज करने के लिए अगर हिंदुस्तान कुछ मदद कर सकता है तो वो करना चाहेगा। मेरे ख्याल से इस बातचीत का पूरा लबोलुआब यही होगा कि किसी तरह से भारत पाकिस्तान ट्रेड के रास्ते से या नॉन कोर इश्यूज के रास्ते से एक दूसरे के नजदीक आए, और ये मेरे ख्याल से आज के इस मुलाकात में कम से कम इतना लेकिन एनके सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि अगर ट्रेड के रास्ते की बात करके नवाज शरीफ चले जाएंगे तो आईएसआई, हाफिज सईद वहां पे उनके सर पे बंदूक रख देंगे? जी, बड़ा अच्छा आपने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 10 सालों में लगातार अमेरिका का जो एड आता है उसमें 10,000 करोड़ जो पाकिस्तानी करेंसी है, 10,000 करोड़ रुपया मिलिट्री खा जाती है, और उसका हिसाब वहां के पार्लियामेंट को नहीं दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है ये कि एंटी इंडिया फीलिंग बनाए रखो ताकि हमारी जेबें भरती रहे। और वहां पे पाकिस्तान में अगर आप किसी जनरल के घर में खाना खाने जाएं तो आप जिस लेविशनेस के साथ वो रहता है, भारत के किसी राजा महाराजा में वो नहीं मिलता है। मैं किसी के यहां गया था खाने, और तब मैंने देखा कि ये हालत है वहां की। एनके सिंह जी, बहुत माफी के साथ आपको, ये इन तस्वीरों में कई चीज बड़ी दिलचस्प है, आपका भी जरा सा ध्यान ले जाना चाहूंगा दीपक। देखिए, जिस वक्त हैंडशेक हुआ है उस वक्त ग्रिप कहते हैं, हाँ 2 बार हैंडशेक हुआ। पहली बार जब हैंडशेक हुआ तो वो अपोजिट साइड थे, नरेंद्र मोदी उनको सीधी साइड लेकर आए और फिर राइट हैंड साइड से उन्होंने हैंडशेक किया। पहले वो हैंडशेक लेफ्ट हैंड साइड से हुआ था, लेकिन वो देखिए, आप देखिए ये फ्रंट से हैंडशेक होता है, लेकिन दोनों की पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है, दोनों पोजीशन बदलते हैं, और पोजीशन बदल के कैमरे की जो फ्रंटल पोजीशन होती है उस पोजीशन पर दोनों सामने आते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और है, एक फ्लैग पर सेंटर में नहीं है, फ्लैग पाकिस्तान का फ्लैग उस तरफ है, हमारा तिरंगा इस तरफ है। एक चीज और है इसमें, देखिए कहते हैं, लेकिन अगर आप फोटो का फ्रेम देखेंगे तो उससे फ्लैग कट है, नवाज शरीफ के पीछे सिर्फ इंडिया के फ्लैग का एक छोटा सा अंश आएगा, उसमें फ्लैग नहीं आएगा। और दूसरा ये पीबख्शी, आपको भी इन्वॉल्व कर रहा हूं मैं इस डिस्कशन में। कहते हैं कि जब भी दो लोग हैंडशेक कर रहे होते हैं, हैंडशेक में 2 चीजें बहुत देखी जाती हैं, एक तो ग्रिप किसकी ज्यादा मजबूत है, और दूसरा ये कि कौन ज्यादा शेक दे रहा है। हमने ये और दूसरा ये पीबख्शी, आपको भी इन्वॉल्व कर रहा हूं मैं इस डिस्कशन में। कहते हैं कि जब भी 2 लोग हैंडशेक कर रहे होते हैं, हैंडशेक में 2 चीजें बहुत देखी जाती हैं, एक तो ग्रिप किसकी ज्यादा मजबूत है, और दूसरा ये कि कौन ज्यादा शेक दे रहा है। हमने ये देखा ग्रिप ज्यादा मजबूत नरेंद्र मोदी की नजर आती है, चाहे जिस भी तरफ से हम देख लें। दूसरा ये कि शेक जितना भी दिया, 2 या 3 शेक दिए हैं, ये देखिए 2 या 3 शेक दिए हैं, और जब भी दिए हैं नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, नवाज शरीफ ने नहीं दिए हैं। और कहा ये कुछ लगता है इस एनालिसिस पे एतराज है, तब तो लाल बहादुर शास्त्री का ग्रिप बड़ा कमजोर होता है। सुनिए, कहा यह जाता है कि ग्रिप और शेक इन दोनों से एक डोमिनेंस नजर आता है। क्या इसके जरिए कोई डोमिनेंस नजर? ये गरम जोशी की बात आपको बता दूं, इसमें 2 राय नहीं है कि ये आप जो कह रहे हैं हमको बचपन से ही। एक बार अंदर की तस्वीरें में डिस्क्राइब कर दूं, दी जाती है। अंदर की तस्वीरें डिस्क्राइब कर दूं, माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है। अंदर की तस्वीरें आ गई, आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। हैदराबाद हाउस के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जहां पर प्रोटोकॉल के हिसाब से दीपक ने हमें यह समझाया था कि कैसे एनएसए के सामने एनएसए बैठते हैं, विदेश मंत्री के सामने विदेश मंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री बैठते हैं। यानी कि एक डायमेंशनल तरीका होता है, एक आयामी तरीका होता है, जिसमें ये एक सिटिंग अरेंजमेंट होती है। अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री बैठे हैं। कटसी कॉल नहीं है, इतनी तैयारी से बैठने का अर्थ है नहीं, ये कटसी कॉल ही है, कटसी कॉल ही है, नहीं बैठते। ये स्ट्रक्चर डायलॉग मुद्दों पर बातचीत होगी। जब भी सार्क में डेलीगेशन में कर्टसी कॉल में कोई भी डेलीगेशन मिलेगा
उसका सीटिंग अरेंजमेंट इसी तरह से होगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल का फॉलो वर्ल्ड ओवर किया जाता है। ये सिर्फ भारत और ब्लू बुक में है, ये ब्लू बुक में है और ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान में नहीं है बल्कि दुनिया के हर कोने में है। आप किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाए आपको इसी प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। देखिए सुषमा स्वराज के सामने मेरे ख्याल से सरताज अजीज बैठे हुए हैं, मैं देख नहीं पाया तस्वीरों में ठीक से, लेकिन सुषमा स्वराज के सामने सरताज अजीज बैठे हुए हैं। अच्छा मैं आपसे बात कर रहा था जी जी कि देखिए जब आपने जो बात की हैंडशेक की, बिल्कुल ठीक है, वो सबको सिखाया जाता, फौज में तो बिल्कुल से सिखाया जाता है पोस्चर, बट बेसिकली रीजन ये है कि जो नवाज शरीफ वहां आए हैं 2 दिन की डेलिब्रेशन के साथ आए हैं फौज ने उनको टोटल ब्रीफिंग दी है। पाकिस्तान की इक्वेशन आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बिल्कुल वीक है, कॉलिंग द शॉट सिर्फ आर्मी करती है और आर्मी ने उनको बताया, आर्मी को पता चल गया है कि ये इस बार कोई कॉमन मीटिंग में नहीं जा रहे और एक कॉमन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये है मोदी, हु मीन्स एक्शन, हु इज एन ऑनेस्ट मैन और अपने मैंडेट पर खड़ा हुआ है, तो इसमें टोटल कॉन्फिडेंस है और ये जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। सो पाकिस्तान को पता है कि वी कैन नॉट टेक अ चांस विद देम। आर्मी ने पूरा ब्रीफिंग दी है प्राइम मिनिस्टर को, बट प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाएगा, उसका इमीडिएट जवाब उसको नहीं मिलेगा। वो जाएंगे, ये सार्क की मीटिंग भी बन के रह जाएगी, 2-3 हफ्ते के बाद में फर्दर मीटिंग्स कॉल होंगी। तो मुशर्रफ जो नवाज शरीफ के ऊपर जो प्रेशर है वो आप बिल्कुल ठीक करें, वो बना हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है। तो ये आप बात मान के चलिए, ये जो ग्लोरियस मोमेंट है, ये मोमेंट ऑफ द आवर मोदी का है। बिल्कुल, नवाज शरीफ को ये अच्छी से पता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए कौन कौन लोग देख रहे हैं। हम सिर्फ फौज या आईएसआई ही क्यों कहें, जो रेडिकल फोर्सेस हैं वो भी बैठे हुए देख रही होंगी। रेडिकल फोर्सेस के जो नुमाइंदे हैं, जो कि पिछले लगभग 1.5-2 महीने से बहुत डरे हुए हैं, जिनका ये कहना था कि हाँ हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत आ रही है, जिन्हें लेकर के एंटी इंडिया सेंटिमेंट जगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में लगातार, ये सारी ही बातें इस वक्त जहन में चल रही होंगी नवाज शरीफ के। और मियां नवाज शरीफ को ये पता है अच्छे से कि आज का दिन उनके लिए क्या है। लेकिन एक बात तो तय है ना एनके सिंह जी, एक बात तो तय है कि नवाज शरीफ इस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाना चाह रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी ये लगता होगा कि हमारी जमहूरियत जो है वो सिर्फ कहने की जमहूरियत है, उसमें बुनियादी मजबूती नहीं है। और अगर यहां से रिश्ते बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो वहां कम से कम लोकतंत्र को मजबूती देने का काम आगे बढ़ सकेगा। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल भारत बहुत कुछ इनको मदद कर सकता है अगर दिल से लोकतंत्र की बहबूदी के लिए, उसके मजबूती के लिए वहां पे कोशिश हो। लेकिन अगर ये चाहे तो, अगर ये चाहे तो चाहेंगे। देखिए दीपक जी, इनके चाहने की प्रॉब्लम नहीं है, चाहने के जो बाकी फोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली आर्मी, फंडामेंटलिस्ट, ये कभी नहीं। फाटा रीजन पूरा का पूरा आपका आज बुरी हालत पे है और वहां पे आर्मी जा नहीं पाती है। तो फाटा की फोर्सेज जो हैं, खास करके तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो कभी नहीं चाहेगा। वो तो लाहौर में धमकी देता है कि लाहौर में कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने लड़की नहीं जाएगी। ट्रेनिंग स्कूल पर आके हमला हुआ है, एकदम सीमा तक मिलिट्री से वो लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे जब तक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं आएगा, और पाकिस्तान आप ध्यान दीजिए कि हिंदुस्तान की तरह उसकी पैदाइश नहीं है। पाकिस्तान एक झंझावात की पैदाइश है जिसमें जनरेशंस रहेंगे। 65 साल बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जैसे ही ग्रो करेगा, इंस्टीट्यूशंस बदलेंगे। 2 तस्वीरें, अब अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं तस्वीरें बताता हूं। नहीं, मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, भारत के इतिहास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 2 तस्वीरें हैं और तस्वीरों के नीचे देखिए जो शब्द लिखे हैं उनमें कई मायने हैं। हाथ मिले दिल मिलेंगे क्या। एक जमाना हुआ करता था, कहते हैं कि नेहरू जी आराम से लियाकत नेहरू पैक्ट और सिंध समझौते वगैरह के लिए कभी कभार यूरोप आते जाते, रिफ्यूलिंग के बहाने कराची में ठहर जाते थे, और लियाकत अली खान जो है कराची से ढाका आते जाते पालम या कोलकाता में चाय पीने के लिए चले जाते थे। एक वो दौर हुआ करता था, लेकिन 1965 के बाद से दौर बदला है। कितने अप्स डाउन्स आए हैं, कितनी रोलर कोस्टर राइड रही है, ये दोनों ही अथॉरिटीज को पता है। और इसीलिए 2 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तस्वीर पहली ये बता रही है कि हाथ तो मिले हैं, गर्मजोशी से हाथ मिले हैं, लेकिन दिल मिलेंगे क्या। दिल तब मिलेंगे जब, जैसा कि एनके सिंह का ये कहना था कि पेरिफेरल इशू पहले डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन जो कोर इशू है, यानी जो न्यूक्लियस में जो इश्यूज हैं, वो इश्यूज क्या एड्रेस होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर एड्रेस होंगे उनमें मैं एक चीज बताऊं, हम और दीपक कई बार पाकिस्तान गए हैं जी। जिस खुलूस की शिद्दत से वो मिलते हैं वहां के लोग, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए और उनको पता लग जाए कि आप हिंदुस्तान के हैं, तो वो पैसा देंगे तो आप उनको लगेगा अपमान कर रहे हैं। ये मोहब्बत होती है जिसकी इंटेंसिटी से वो मिलते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं
तो जहां तक कश्मीर का इशू है, हमने बहुतों से बात किया, बोले हाँ साहब वो इशू है, वो बात तो सही है, बड़े दर्द से कहते हैं। तो अगर इस इंटेंसिटी को ही हम कैश करा लें और हम भी रेसिप्रोकेट करें इस खुलूस को, तो मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत कुछ जरूरत नहीं होगी। कश्मीर का इशू धीरे धीरे वहां पे आवाम में खत्म होता जा रहा है। ये तो जिंदा रख रही है वहां की आर्मी, अगर वो आर्मी जिंदा रख, एक और नवाज शरीफ का जो पूरा इलेक्शन रहा है, उस इलेक्शन में कैंपेन में नवाज शरीफ ने कश्मीर का इशू उठाया ही नहीं पूरे इलेक्शन में, और जीते ये पाकिस्तान के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीर का इशू नहीं उठाया, और वो नवाज शरीफ, इसके बावजूद नवाज शरीफ जीते। दूसरी बात यह है, क्योंकि नवाज शरीफ आए हैं, और आए सिर्फ आर्मी के खिलाफ वर्जी के खिलाफ नहीं, पर आपको ये भी याद होना चाहिए कि हाफिज सईद ने 3 दिन पहले इनके आने से, डिसीजन लेने से, ये एक पब्लिक मीटिंग में ऐलान किया है कि अगर नवाज शरीफ हिंदुस्तान आते हैं तो उन्हें उनकी जान के खतरे लगे रहेंगे, वो उनके जान के पीछे बने रहेंगे। तो ये इशू भी नवाज शरीफ के लिए बहुत ही अहमियत रखता है कि लश्कर तोयबा का जो चीफ है वो उनको थ्रेटन किया जा रहा है। तो इसीलिए नवाज शरीफ के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वो भी एक पीस और डेमोक्रेसी की कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी बनी है पाकिस्तान में, जिसको वो एड्रेस कर रहा है। तो उसके लिए ये जरूरी बनता है कि वो यहां से कुछ शांति का, पीस का मैसेज लेके जाए, कोई एक ढांचा लेके जाए। और इसमें जो अभी एनके सिंह साहब ने कहा है, दीपक भी जो कह रहा है कि कुछ एक ढांचा, कि हो सकता है कॉम्पोजिट डायलॉग कैसे शुरू किया जाए जो रुका हुआ है, और उस डायलॉग प्रोसेस में तमाम इश्यूज आ जाते हैं। और इसमें यह होगा कि क्योंकि कंपोजिट डायलॉग जो है वो अलग अलग मुद्दे हैं उसमें, तो उसमें शायद ये डिसाइड किया जाए कि कौन से मुद्दे पहले उठाए जाए और किसको बाद में लाया जाए। नहीं तो राहुल, ये इन पे बात शायद हो सकती है। राहुल ये तो वो बात हो गई ना, स्टेटमेंट आए या ना आए वो नहीं हो। राहुल ये तो वो बात हो गई ना, आए हो क्या लेकर आए हो, जा रहे हो क्या देकर जाओगे, ये तो वो बात हो गई ना। तो इसमें बिना कुछ ठोस भारत को दिए हुए ना तो कंपोजिट डायलॉग शुरू होगा, ना ही कोई जहां ठोस भारत को देने की बात होगी। इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूं हामिद करजाई से जो मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तान के नवाज शरीफ। देखिए हामिद करजाई वहां रहने वाला नहीं है, उसकी भी अब कुछ दिनों के लिए वो राष्ट्रपति रहेगा अफगानिस्तान का। इलेक्शन हो चुके हैं, उनका लास्ट फेज वो काउंटडाउन बाकी है। मुझे इसमें बड़ी मुलाकात चल रही है भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में। लगभग 12:40 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ पहुंचे हैं हैदराबाद हाउस में। बाहरी खैर मकदम किया, बाहरी स्वागत किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ का। उसके बाद उन्हें एस्कॉर्ट करके अंदर की तरफ ले गए। ये मीटिंग जारी है, डेलीगेशन बैठा हुआ है, दोनों तरफ के विदेश मंत्री हैं, दोनों तरफ के एनएसए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, तमाम डेलीगेशन मौजूद है और बातचीत ये जारी है। लेकिन बातचीत क्या कुछ हो रही है, मुलाकात से बात कितनी बनेगी, ये है आज का लाख टके का सवाल। विद इन द लाइन्स डिप्लोमेसी में बहुत कुछ बातें पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं, जांची जाती हैं, और विद इन द लाइन्स बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की जा रही है भारत में भी और पाकिस्तान में भी। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच में यह मुलाकात जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस मुलाकात से क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। हाथ मिले हैं, दिल मिलेंगे का यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और अंदर जो मुलाकात जारी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी बहुत कुछ जांच करके, बहुत कुछ देख करके समझने की कोशिश इस वक्त इंडिया न्यूज कर रहा है और हम आपको पल पल के अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 35 मिनट की यह मुकर्रर मुलाकात थी, लेकिन 35 मिनट चलेगी, इससे ज्यादा बढ़ेगी, ये भी एक देखने वाली दिलचस्प बात है। और दूसरी बात यह है कि 3:30 बजे चूंकि यहां से जाना था वापस पाकिस्तान, लेकिन 1.5 घंटे ये दौरा एक्सटेंड किया नवाज शरीफ ने। 5 बजे तक हिंदुस्तान की सरजमी पर है नवाज शरीफ। इस बीच यहां से 2 बजे चूंकि उनका मुलाकात का वक्त है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने का भी, अटल बिहारी वाजपेयी से भी जाएंगे मिलने के लिए नवाज शरीफ। और उससे पहले नरेंद्र मोदी के साथ में यह मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में मुंबई के गुनहगारों का मुद्दा क्या उठेगा या नहीं उठेगा, हाफिज सईद का मुद्दा उठेगा या नहीं उठेगा, दाऊद के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठेगा या फिर नहीं उठेगा, वीजा नियमों के सरलीकरण और तमाम ट्रेड वगैरह को लेकर के बातचीत होगी या फिर नहीं होगी, यही समझने की कोशिश। और एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मौजूद हैं, राहुल जलाली वरिष्ठ पत्रकार, रिटायर्ड जनरल पीएन हुडा हमारे साथ थे, अब नहीं है, अशीलकांत शर्मा एक्स डिप्लोमेट हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार, पी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ में मौजूद है।
क्षेत्रीय शांति के लिए भारत पाक संबंध का बेहतर होना कितना जरूरी है अवधेश जी? देखिए, मैं पहले तो एक उत्तर दे दूं, फिर मैं बात करूंगा। जो कुछ एनके सिंह जी कह रहे थे कि पाकिस्तान का कोई नागरिक का इंडिविजुअल बिहेव और एक देश के रूप में भारत के प्रति कलेक्टिव बिहेव में बहुत अंतर आ जाता है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए हमको। दूसरी बात कि जैसा इन्होंने कहा, यह सच है कि नवाज शरीफ ने अपने चुनाव में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन नवाज शरीफ ने आतंकवाद के विरुद्ध भी पूरे चुनाव प्रचार में एक शब्द नहीं बोला था, और उनके विजय में वैसे उग्रवादी और आतंकवादी गुटों का बहुत बड़ा हाथ था जिसने कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर के बेटे को किडनैप कर लिया था। इसलिए मत भूलिए, और अभी भी माना जाता है कि जिहादी ग्रुपों के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन है। तो अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। देखिए, विकास के लिए केवल आंतरिक शांति ही आवश्यक नहीं है, क्षेत्रीय शांति और अस्थिरता दोनों आवश्यक है। इस समय साउथ एशिया की हालत यह है, जो मैं नेपाल के बारे में कह रहा था, थोड़ा उन्होंने डिस्प्यूट किया कि नेपाल पिछले 9 सालों में अपना संविधान नहीं बना सका है, इसके कारण वहां एक अस्थिरता है। आप बांग्लादेश में जो अभी प्राइम मिनिस्टर, आप जानते हैं 500 विस्फोट एक दिन में हुए। बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ा जो है जिहादी ग्रुप का अड्डा बन चुका था, लेकिन इस रीजन में खासकर शेख हसीना ने उस पर थोड़ा सा रोक लगाया जरूर है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। श्रीलंका अभी अभी बाहर निकला है, अफगानिस्तान की हालत हम देख रहे हैं और पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो है एक अशांति और अस्थिरता का शिकार है, और उससे सब भुगत रहे। ये आसान नहीं है इससे निकलना, लेकिन मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान का मसला ज्यादा जटिल है, दूसरे देशों के साथ शांति और वहां की आंतरिक शांति ज्यादा आसान है। इसलिए केवल हम जो पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके साथ साथ हमको बाकी देशों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा जरूरी मैं इस समय मानता हूं। पाकिस्तान के साथ कंटिन्यूअस चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ शांति और भाईचारा आसान नहीं है, क्योंकि एक अभी देखिए जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस का जो पूरा समझौता तैयार था, मनमोहन सिंह के साथ साइन करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो वो मुद्दा शायद उठे, और मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से वहां साइन होने वाला है। पाकिस्तान से संबंधों को लेकर मैं कतई उत्साहित नहीं हूं, हालांकि मेरी चाहत है कि भारत पाकिस्तान के संबंध बेहतर हों। चलिए शीतल राजपूत के पास एक बार चलते हैं। मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत, हैदराबाद हाउस से खबर क्या मिल रही है शीतल, अंदर से? बिल्कुल राशिद, इस वक्त हम खबर की खोज में हैं बुरी तरह से, और थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ लोग हमें मिले और हमने उनसे पूछा कि बातचीत तो शुरू हो गई है, अब बताइए कुछ क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं, क्या कुछ? किसी ने कुछ भी कहने से मना किया। उन्होंने बोला कि आप इंतजार कीजिए, तकरीबन 35-40 मिनट इंतजार कीजिए, और उसके बाद देखिए शायद हम कुछ बात कर सकते हैं। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि नवाज शरीफ मीडिया से ऑफ द रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड की गारंटी उन्होंने नहीं ली है पाकिस्तानी कंटिजेंट ने, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड शायद वो कुछ बात करें मीडिया से इस बातचीत के बाद। हालांकि सुबह जब हम टहलते हुए उनके होटल में पहुंचे थे, तो लॉबी में हमें वो बाहर निकलते हुए दिखे, जब वो दिल्ली भ्रमण के लिए निकल रहे थे उससे ठीक पहले अल सुबह। तो हमने उनसे कहा कि कुछ तो बोलिए कि क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप टॉक्स के खत्म होने का इंतजार कीजिए। तो ये तो हमें उन्होंने सुबह ही कहा था कि टॉक्स के खत्म होने का इंतजार कीजिए, फिर मैं कुछ बात करूंगा। तो यहाँ से जैसे हैदराबाद हाउस से टॉक्स खत्म होते हैं, पाकिस्तानी जत्थे ने भी हमें भरोसा जताया कि आप इसके बाद आइए, और हो सकता है उनकी भाषा में इंशाअल्लाह आपको शायद कुछ मिले। तो नवाज शरीफ बात करेंगे, और भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही हमें सूचित कर चुका है कि 3:15 बजे एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय पक्ष अपना पक्ष रखेगा कि बातचीत में क्या हुआ और क्या एजेंडे पर था। राशिद। शीतल, क्या कोई जॉइंट स्टेटमेंट आ सकता है? दीपक, इसकी उम्मीद बहुत कम है। जॉइंट स्टेटमेंट अमूमन जब आया करते हैं तो मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जॉइंट दोनों राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा मिलकर, दोनों प्रधानमंत्री इकट्ठा मिलकर ब्रीफ करें, लेकिन उससे पहले खबर हो जाया करती है कि इस तरह की कोई उम्मीद है, रखनी चाहिए। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी होगा। के बाद वैसे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट बनाने में ही मुझे लगता है 2 घंटे लग जाते हैं दोनों को बीच में। तो 35 मिनट की मुलाकात का लबोलुआब निकाल के आप एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू कर दे, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा प्री मैच्योर है, ज्वाइंट स्टेटमेंट का स्टेज अभी नहीं आया है। लेकिन दीपक, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या ये लोग अकेले में भी दोनों मिलेंगे? सारे जो इनके बाकी लोग हैं उनको हटा के क्या 1-on-1 बातचीत का कोई स्कोप बनता है आज की मुलाकात में? मुझे नहीं लगता 1-on-1 बातचीत का कोई स्कोप बनता है, क्योंकि 35 मिनट की बातचीत है, उसके बाद शेड्यूल बिल्कुल पैक्ड है, नरेंद्र मोदी का, नवाज शरीफ का। तो मुझे नहीं लगता कि 35 मिनट की बातचीत होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो
जॉइंट स्टेटमेंट की सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच भी जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था उसमें भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी और वो जॉइंट स्टेटमेंट भी लगभग 2 घंटे बाद मीडिया को दे दिया गया था और ये कहा गया था कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा, इंडियन अलग ब्रीफिंग करेंगे, पाकिस्तानी अलग ब्रीफिंग करेंगे। पत्रकार भागते रहे थे और भागते भागते आखिरी में मीडिया सेंटर पे एक जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया गया था। तो कभी कभी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कई सारे सरप्राइजेस होते हैं और यही सरप्राइज का एलिमेंट कहीं आज के रिश्ते में ना हो, इसीलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या दोनों के बीच कोई जॉइंट स्टेटमेंट हो सकता है। जॉइंट स्टेटमेंट अगर होता है तो इसका मतलब कई मुद्दों पर सहमति बन गई है और कई मुद्दों पर दोनों साथ काम करने को राजी हो गए हैं, यानी एक अचीवमेंट होगा। लेकिन दोनों अगर अलग अलग ब्रीफिंग करते हैं इसका मतलब है कि दोनों के बीच बड़ी नॉर्मल बातचीत हुई है, दोनों के बीच बड़ी कर्टसी कॉल हुई है और दोनों आगे नहीं बढ़ पाए हैं जिन बातों को लेकर ये बातचीत होनी थी। ये पाकिस्तान की पूर्व सूचना मंत्री शरी रहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शरी रहमान जी, खैर मकदम है आपका इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी मियां नवाज शरीफ के इस दौरे को अभी फिलहाल किस तरह से एनालाइज कर रही है? शरी रहमान साहिबा, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, शरी रहमान से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा चलेंगे। शीतल के पास कुछ अपडेट है। शीतल, राशिद, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दीपक ने भी जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में पूछा और ये कहा कि बहुत सारे सरप्राइज के एलिमेंट्स रहते हैं इन टॉक्स में, बिल्कुल रहते हैं और ये हमने देखा है पिछले सालों में और जब इस तरह के टॉक्स हुए हैं कि आखिरी वक्त में एक साझा बयान आ जाता है, एक 2 लाइनर आ जाता है या छोटा सा कोई बयान आ जाता है। और लेकिन इस मुलाकात में इतनी सीक्रेसी रखी गई है, चाहे भारतीय पक्ष की तरफ से हो या पाकिस्तानी पक्ष की तरफ से हो, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और भारतीय पक्ष ने तो ये कह दिया कि 3:15 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ आज बातचीत में। पाकिस्तानी पक्ष ने किसी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात से भी इनकार किया है। तो अभी तक पाकिस्तान की ओर से यह भी नहीं कहा गया है कि वो कोई फॉर्मल प्रेस को ब्रीफिंग करने वाले हैं। हमें से केवल इतना कहा गया है कि नवाज शरीफ जहां ठहरे आप वहां आ जाइए मीटिंग के बाद, इंशाअल्लाह आपको कुछ शायद मिल जाए। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं की है या इस तरह का अभी तक औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है। दीपक, इस स्टेटमेंट में विद इन द लाइन्स कुछ है क्या? इंशाअल्लाह शायद आपको कुछ मिल जाए। इंशाअल्लाह शायद आपको कुछ मिल जाए। अगर ये बात पाकिस्तानी खेमा कहता है इसका मतलब आपको जरूर कुछ मिलेगा। इसका मतलब आपको जरूर कोई ना कोई ब्रीफिंग मिलेगी, चाहे वो ऑन द रिकॉर्ड हो चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड हो। दरअसल पाकिस्तानी खेमा जब भारत में आता है या भारत के पत्रकारों से बात करता है तो राशिद बहुत खुल के बात करता है। उनके मन में मैं कहूं कि वो इंडिया वालों से ज्यादा ब्रीफ करते हैं तो गलत नहीं होगा। खुल के बात करते हैं, कैमरे पे बात करने को भी राजी हो जाते हैं और अपने हर पॉइंट को बताते हैं कि हमने ये उठाया, कश्मीर उठाया, ओपन ट्रेड उठाया, इतनी बातें कही और कई सारी चीजों को स्पिन भी कर देते हैं, जिसका जवाब लेने में भारतीय लोगों से काफी दिक्कतें भी जाती हैं क्योंकि फिर इंडियन कंटिजेंट को चेस करना पड़ता है और उनसे उन सवालों के जवाब लेने पड़ते हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब है कि शीतल को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके ताज मानसिंह होटल जाना पड़ेगा, ताज मानसिंह होटल में उनका पीछा करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह शायद शीतल को कुछ मिल जाएगा वहां। चलिए, इंशाअल्लाह शायद शीतल को भी कुछ मिले और कुछ पॉजिटिव मिले, भारत को भी पॉजिटिव मिले, पाकिस्तान को भी पॉजिटिव मिले। लेकिन एक बात हम भूल नहीं सकते, एनके सिंह जी, एक बात तो नहीं भूल सकते ना कि यूएस की एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिडलिन अलब्राइट ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान इज अ माइग्रेन। आपको भी याद होगा, उन्होंने ये बात कही थी। बिल्कुल याद। और हिंदुस्तान इसलिए अभिशप्त है क्योंकि पाकिस्तान उसका पड़ोसी है। ये बात आज जब मिल रहे होंगे नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के साथ, ये ऐतिहासिक बात उनके जहन में होगी क्या? राशिद, असल में इतिहास ने दोनों को अभिशप्त कर दिया है, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को भी पड़ोसी बना के, और हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान जिन हालात में पैदा हुआ था वो एक डिफॉर्म्ड चाइल्ड के रूप में पैदा हुआ था। जिन हालात में वहां पे लोग शिफ्ट किए और जो ट्रॉमा से फेस करके गए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इस तरह का माइग्रेशन नहीं हुआ था टर्की और बाकी मुल्कों से, तो और इतने शॉर्ट पीरियड में, तो वो झंझावात था, उसमें पाकिस्तान पैदा हुआ। नेचुरली उसके इंस्टीट्यूशन एबरेशन के शिकार होंगे। लेकिन हमें सिर्फ यही लगता है कि इस पूरे दौर में पाकिस्तान में अगर आप जाइए, अभी मैं वहां गया था कराची में एक तकरीर में, वहां की आवाम खड़े होकर वहां के स्पीकर्स ने पाकिस्तानी हुक्मरान को इंडिया के खिलाफ
क्रिटिसाइज किया, कहा कि नहीं ये पाकिस्तान की गलती है और ये पाकिस्तान की सरजमी कराची में हुआ था। तो ऐसा नहीं है, जमहूरियत का वो जज्बा आ रहा है। एक सेक्शन है फंडामेंटलिस्ट का जो बंदूक लेके उनको सप्रेस कर रहा है, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब ग्रो करती है तो अचानक उसमें क्वालिटेटिव चेंज आता है। और पाकिस्तान में मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं कि वो क्वालिटेटिव चेंज आए और इनको रिजेक्ट करना शुरू करे। आप देखिए वकीलों ने जिस तरह पूरे के पूरे आर्मी की धज्जी उड़ा दी और वकील एक पावरफुल फोर्स होके आए वहां पे जब ये चीफ जस्टिस का हो रहा था। तो इसका सीधा मतलब है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक मकाम होता है। हम सिर्फ वही इंतजार कर रहे हैं कि हिस्ट्री में वो टर्न ले। देखिए ऐसा है, मैं बार बार इनको कह रहा हूं, आपको रोकना पड़ रहा है, आपको मुझे रोकना पड़ा है। शरीर रहमान फोन लाइन पर मेरे साथ में आ चुकी है, पाकिस्तान में विपक्ष की नेता। वो वाला शरीर रहमान आ चुकी है। शरीर रहमान साहिबा, खैर मकदम है आपका इंडिया न्यूज में। पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, खासतौर से आपकी पार्टी पीपीपी, नवाज शरीफ के दौरे को किस तरह देख रही है? जी, हमने तो बिल्कुल सपोर्ट किया है इस बात को कि वो वहां गए हैं और ये अपनी यात्रा की है एक जवाबी कार्रवाई की तरह से। और उम्मीद बिल्कुल है कि ये अमन की तरफ जो हाथ बढ़ा है एक, तो दूसरा हाथ आज ये दोनों ने मिलाया है और उसको आगे बढ़ाएं। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे मंशूर में है यानी मैनिफेस्टो में है वो अमन है खित्ते में। और हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम कंसेंसस है जी पाकिस्तान में कि अगर एक हुकूमत पीपल्स पार्टी की या पीएमएल नवाज हुकूमत कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतरी करने चाहती है तो हम उनको यहाँ एम्बेरस नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के मफाद में है, ये पूरे रीजन के मफाद में है, बेनिफिट में है। तो उम्मीद है कि कंपोजिट डायलॉग की रिजम्पशन की बात करेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। हिंदुस्तान के जो कंसर्न्स हैं जाहिर है टेररिज्म और ट्रेड, वो भी हम बिल्कुल मैं समझती हूँ खंदा पेशानी से देखना चाहिए उसको। तो वी होपिंग दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी। और मेरा तो सजेशन है कि एक मेन्यू या ड्राफ्ट एजेंडा बनाए कि ठोस यानी सब्सटैंटिव डायलॉग हो सितंबर में यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पर, क्योंकि 35 मिनट की मीटिंग में तो ये सिर्फ इतना जांच सकेंगे एक दूसरे को कि उन दोनों की क्या पर्सनैलिटी है, क्या तरजीहात हैं और किधर ले जाना चाहते हैं, कितने सिंसियर हैं और क्या कमिटमेंट है और कितनी लीडरशिप और स्टेट्समैनशिप दोनों लीडर्स ले जाना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ ये भी उनको डिस्कस करना चाहिए कि अगर आज और सितंबर के दरमियान खित्ते में रीजन में कोई भी क्राइसिस हो या फ्लैश पॉइंट मोमेंट हो तो उस बीच क्या करना चाहिए। तल्ख कलामी जो इलेक्शन में हुई है इंडिया की तरफ से वो तो पाकिस्तान नहीं सुनना चाहेगा, ना बर्दाश्त करेगा और ना फिर हम इस तरह से खैर